नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 15 जून का करंट अफेयर। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज है, असम सरकार ने बाल विवाह को रोकने के लिए मासिक वजीफा देने की घोषणा की है। अब मासिक वजीफा मतलब महीने के हिसाब से आपको कुछ पैसे दिए जाएंगे। तो इसकी जो स्कीम है, इसका नाम है मुख्यमंत्री निजहुत मोइना। इस स्कीम में क्या होगा, जो उच्च माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने वाली छात्राएं हैं जो एडमिशन लिए हैं, उनको प्रतिमाह 1,000 रुपये, और जो 3 से 4 साल की डिग्री में या स्नातक कोर्स में एडमिशन लिया है जिन छात्राओं ने, उनको 1,200 रुपये प्रतिमाह, और पोस्ट ग्रेजुएशन या बीएड डिग्री में जो छात्रा एडमिशन लेती है उनको 2,500 रुपये प्रतिमाह मिलेगा। इस स्कीम का जो पर्पज है वो है एम्पावर करना छात्राओं को, जिससे कि वो एम्पावर हों, अपनी शिक्षा ले सकें ढंग से, और जो बाल विवाह जैसी जो समस्याएं हैं उनसे कमी आए या उनमें निजात मिले। अगर हम बाल विवाह के बारे में देखें तो बाल विवाह के लिए भारत में 2006 में बाल विवाह जो विवाह निषेध अधिनियम है उसको संशोधित किया गया था। ये 1978 में आया था, जिसको संशोधित किया गया था। और बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत क्या है, जो धारा 16 है उसमें राज्य सरकारों को विशिष्ट क्षेत्रों के लिए, जिस क्षेत्रों में ज़्यादा बाल विवाह आते हैं उन क्षेत्रों में बाल विवाह निषेध अधिकारी CMPO नियुक्त करने की अनुमति देता है यह अधिनियम। इसी को आगे बढ़ के जो है महिलाओं की विवाह की जो आयु, इसमें जो है 21 वर्ष और 18 वर्ष है 1978 वाले में, और 2006 में जिसमें संशोधन हुआ है। लेकिन 1978 और 2006 वाले संशोधन करने के लिए इस अधिनियम में महिलाओं की विवाह की जो आयु है बढ़ाकर 21 वर्ष करने के लिए 2021 में एक विधेयक आता है, बाल विवाह प्रतिषेध विधेयक 2021। हालांकि ये अभी पेश हुआ है, पास नहीं हुआ है, अभी एक्ट नहीं बना है। इसमें महिलाओं की उम्र 18 से 21 वर्ष करने का प्रावधान है। अब बाल विवाह को रोकने के लिए जो कुछ स्कीम चल रही है, जैसे धनलक्ष्मी योजना है, इसमें क्या होता है, बीमा कवरेज के साथ बालिकाओं के लिए सशर्त क्या नगद हस्तांतरण योजना है ये, कि भाई आपको सीधा जो छात्रा है उसके अकाउंट में सीधा हम पैसा डाल देंगे। ठीक है। अब आती है आपकी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। इसमें क्या होता है, इसका उद्देश्य है कि शिक्षा, स्वास्थ्य या सुरक्षा के माध्यम से लड़कियों को सशक्त बनाना। बाल विवाह को हतोत्साहित करते हैं इससे। ठीक है। कुछ एंशियंट, हम जैसे हम मॉडर्न इंडिया में जो सुधार हुए उनमें अगर हम देखें बाल विवाह के लिए, तो पहला है इसमें नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में आया था। इसका जो कार्य था कि बाल विवाह पर रोक लगाना, लेकिन ये क्या था, हिंदू और मुसलमान जो कुछ मान्यता प्राप्त धर्म थे उन पर लागू नहीं हुआ। फिर एक आते हैं पारसी सुधारक BM मालावारी। इनके प्रयासों से क्या है, एज ऑफ कंसेंट एक्ट आता है 1891 में। उसके तहत क्या होता है, 12 वर्ष से कम आयु की जो लड़कियां हैं उनके विवाह को रोक लगा दी जाती है। फिर इसके बाद आता है शारदा एक्ट 1930 में, जिसमें लड़कों और लड़कियों की एज को जो 18 और 14 वर्ष क्रम से कर दिया जाता है। इसमें आपके केशव चंद्र सेन जो हैं उनका बहुत बड़ी भूमिका रहती है, लेकिन वो अपनी बेटी की शादी जो है 13 वर्ष की आयु में कर देती हैं, तो ये विवाद खड़ा हो जाता है। इसी के बाद फिर बाल विवाह निरोधक अधिनियम आता है 1978 में, और उसी का संशोधन के बाद आप 2006 में इसमें संशोधन होता है। विवाह की आयु उस समय क्या कर दी थी, विवाह की आयु 15 से बढ़ाकर 18 कर दी थी महिलाओं के लिए, और लड़कों के लिए 18 से बढ़ाकर 21 कर दी थी। ठीक है। अगर हम अन्य राज्यों में देखें तो उड़ीसा में जो है सरकार लड़कियों की स्कूल उपस्थिति और गाँव में उनकी उपस्थिति पर नज़र रखती है कि 18 से 19 वर्ष की जो लड़कियां हैं उनके स्कूल में अटेंडेंस कैसी है, और अधिका मंच जो है उसका उपयोग करती है, एक ऐप का या पोर्टल का उसमें यूज करते हैं वो, और गाँव को बाल विवाह मुक्त घोषित करती है। जैसे हम ODF फ्री करते हैं ना, घोषित करते हैं गाँव को, ऐसे ही बाल विवाह मुक्त गाँव की घोषणा उड़ीसा सरकार करती है। उसको टैग मिल जाता है कि ये गाँव बाल विवाह मुक्त है। फिर आता है, हम देखते हैं भारत में इनकी बालिका विवाह की स्थिति क्या है। 1993 में 1993 में 49% बाल विवाह होते थे, जो 2021 में 22% हो गए हैं। बालिका विवाह, इसमें भी गर्ल्स और बॉयज़ का अगर हम देखें रेशियो, तो ज़्यादातर जो है बालिका इससे ग्रसित होती हैं या इससे त्रस्त होती हैं। बालक विवाह में हम देखें जो बॉयज़ के लिए, तो 2006 में ये 7% थे, और 2021 में ये घट के कितना हो गया, 2% हो गया है। ठीक है, ये नेशनल लेवल पे है। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो यूनिसेफ है जो बाल विवाह को मानवाधिकार उल्लंघन के रूप में देखता है, और लड़कियों और लड़कों दोनों के विकास पर ये प्रतिकूल प्रभाव डालता है। एक सतत विकास लक्ष्य है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उसमें 5.3 में ये कहा गया है कि सतत विकास लक्ष्य 5 को अगर प्राप्त करना है हमको, तो बाल विवाह उन्मूलन महत्वपूर्ण है। और इसका जो लक्ष्य है वो 2030 तक क्या है, लैंगिक समानता
और महिलाओं और लड़कियों का क्या है, सशक्तिकरण है। ठीक है, अगली न्यूज देखते हैं। अगली न्यूज है कि 14 जून को हर वर्ष विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है, रक्तदाता ब्लड डोनर दिवस। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं कि ये ब्लड डोनर डे है जो तो ब्लड की क्या स्थिति है, मतलब हमारे यहाँ ब्लड किस किस ग्रुप में मतलब हमारे यहाँ पाया जाता है और उसकी क्या स्थिति है, कैसे उसका एक साइंस से पर्टिकुलर रिलेटेड एक हम चैप्टर इसमें देखेंगे। 4 सामान्य रक्त समूह हैं, ए, बी और ए बी और ओ। सामान्यतः ये ग्रुप हमारे यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, ए बी और ओ जो हैं, इन रक्त समूहों को हम पहचान जो सबसे पहले की थी वो एक ऑस्ट्रेलियाई प्रतिरक्षा विज्ञानी थे, कार्ल लैंडस्टीनर। उन्होंने 1901 में इनकी खोज की थी या इनको पहचाना था। अब प्रत्येक जो लाल रक्त कोशिका है, रेड ब्लड सेल, उसकी सतह पर एक एंटीजन होता है और उस एंटीजन से ही पता चलता है कि ये किस समूह का ब्लड ग्रुप का है। अब उदाहरण के लिए अगर हम देखें, ए बी रक्त समूह है, ए बी ब्लड ग्रुप है, उसमें जो एंटीजन है वो ए और बी दो हैं। ए में ओनली ए है और बी में ओनली बी एंटीजन होता है, और ओ में ए या बी इनमें से कोई एंटीजन नहीं होता, इसमें एच एंटीजन होता है, एच। ठीक है, इसमें बताया गया है एंटीजन के बारे में। एंटीजन ए टाइप ए में, एंटीजन बी टाइप बी में, एंटीजन ए बी टाइप ए बी में, और एंटीजन ए और बी कोई नहीं होता, वो टाइप ओ में। ठीक है, अगर हम ब्लड ग्रुप ए का देखें तो ये बी से और या ए बी से जो है डोनेट नहीं कर सकता, लेकिन ए और ओ को डोनेट कर सकता है। अब जो बी है वो ए और ए बी को नहीं कर सकता, लेकिन बी को और ओ को कर सकता है। और ए बी जो है वो ए बी किसी को भी कर सकता है, ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, मतलब किसी से भी ले सकता है। ठीक है, और ओ होता है वो क्या है, ओ ब्लड ग्रुप से लेता है, लेकिन ये यूनिवर्सल डोनर है। ओ ब्लड ग्रुप किसी को दे सकता है, लेकिन किसी से ले नहीं सकता, वो ओ से ही ले सकता है। इसके बारे में और देखें तो एक बॉम्बे ब्लड ग्रुप होता है जो कि बहुत ही रेयर ब्लड ग्रुप है, जिसमें जिसे एच एच ब्लड ग्रुप भी कहते हैं। ये जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप है, इसकी खोज जो है 1952 में मुंबई में डॉक्टर बाई एम भेंडे ने की थी। ये क्या है, थोड़ा दुर्लभ है, ये बहुत ही कम, मतलब अगर हम देखें तो 10 लाख में एक इंसान के पास होता है, इसलिए ये बहुत ही रेयर है। और जो एच एच ब्लड ग्रुप जो है वो ओ ग्रुप के साथ भी भ्रमित किया जाता है, क्योंकि ओ ग्रुप में क्या होता है, एंटीजन एच होता है, लेकिन ये एंटीजन एच अलग है और ये एच एच ब्लड ग्रुप अलग है। बॉम्बे ब्लड ग्रुप को ही एंटी वो क्या है, हम एच एच ब्लड ग्रुप बोलते हैं। ये आपका ब्लड ग्रुप का डिस्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड वाइड है, देख लीजिएगा। देखते हैं अगली न्यूज। माता खीर भवानी फेयर अभी ऑर्गेनाइज हुआ है जम्मू और कश्मीर में, उसके बारे में देख लेते हैं। माता खीर भवानी जो फेयर है वो एक्चुअल में रागेड़ा मंदिर है, रागेड़ा देवी का मंदिर कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर में है, तुलमुल्ला, गंदेरवाल डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, जे में वहाँ पे ये आयोजित होता है। और ये आयोजित कब होता है, ज्येष्ठ अष्टमी को, ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी को होता है। अब की बार ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी पड़ी है 14 जून को, तो इस दिन ये ऑर्गेनाइज हुआ है माता खीर भवानी मेला। इसमें खीर बनाई जाती है, इसलिए इसको खीर भवानी मेला नाम दिया गया है। मंदिर का नाम रागेड़ा देवी मंदिर है, याद रखिएगा। अगली न्यूज है, मध्य प्रदेश में राज्य सरकार ने क्या किया है, मोहन यादव जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा का शुभारंभ किया है। अब ये पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा क्या है, ये मध्य प्रदेश सरकार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य में शुरू किया है, 2 दोहरे इंजन वाले विमान के साथ। इसमें 2 तरह की हवाई सेवाएं हैं, पहली है पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा और एक है धार्मिक पर्यटन हेली सेवा। इसमें क्या होगा, 2 8 सीटर दोहरे इंजन वाले विमान शुरू किए जाएंगे, और ये कहाँ से ऑपरेट होंगे, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर और खजुराहो से तो होंगी, साथ में राज्य की अन्य हवाई पट्टियों से भी इसका चयन होगा। ये क्या है, मध्य प्रदेश में टूरिज्म को डेवलप करने के लिए, उसको और इनहेंस करने के लिए ये किया जा रहा है स्टार्ट। चलिए अगली न्यूज देखते हैं। भारत की श्रुति बोरा घुड़सवारी में 3 स्टार ग्रांड प्रिक्स
इस स्पर्धा में जीतने वाली पहली भारतीय घुड़सवार बन गई हैं। ये पहली बार है, इसलिए ये स्पेशल वो है न्यूज़, तो इसको आप याद रखिएगा। श्रुति बोरा हैं जो 3 स्टार ग्रांड प्रिक्स में जीती हैं, पहली बार कोई भारतीय महिला या भारतीय घुड़सवार इसमें जीता है। ठीक है, अगली न्यूज देखते हैं। आईपीएस अधिकारी हैं अजीत डोभाल, जो तीसरी बार भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त हुए हैं। ये तीसरी बार लगातार जो है नियुक्त हुए हैं, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अगली न्यूज है जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है इसका 11 और 12 जुलाई को कोची में, जो कहाँ है, केरल में। इस सम्मेलन का जो लक्ष्य है वो केरल को जनरेटिव एआई निर्माण का एक प्रमुख केंद्र बनाना है। इसमें एआई जो है प्रौद्योगिकी का उपयोग करके चीज़ों को बदला जा सके। ये जो उद्योग क्रांति है 4.0 इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0 में, इसमें विनिर्माण प्रौद्योगिकियों में इसका यूज किया जा रहा है। ये स्वचालन और डेटा साझाकरण पर ध्यान देता है। या 4.0 जो क्रांति है इसमें क्या है, स्वचालन, ऑटोमेशन और डाटा जो साझाकरण है उस पर हम क्या करते हैं, डाटा का क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। इस पर हमारा फोकस रहता है। औद्योगिक क्रांति में विनिर्माण प्रौद्योगिकी में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन चीज़ों का यूज करते हैं, तो इसलिए जनरेटिव एआई पे हमें फोकस करना, उस पर रिसर्च करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए केरल इसमें इनिशिएटिव ले रहा है और यहाँ पे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। अगर हम जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जाने तो जो जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो एआई की एक तेज़ी से बढ़ती शाखा है। इसमें क्या है, जो डेटा से सीखे गए पैटर्न और नियमों के आधार पर नई सामग्री जैसे छवियाँ, ऑडियो, पाठ जो भी है बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। जनरेटिव एआई जो है उसका उदय जो है उन्नत जनरेटिव मॉडल से विकास को दिया जाता है। इसमें जो उन्नत मॉडल हैं ये एक है जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क और दूसरा है वेरिएशनल ऑटो एनकोडर वीएई। अगर हम जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ उदाहरण देखें तो चैट जीपीटी जैसे हुआ, डीप फेक, इनको इससे रिलेट किया जाता है। मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग ये अलग एक और इसके कॉन्सेप्ट हैं। अगर हम इसके कुछ इम्प्लीकेशन देखें तो एक है डीप ड्रीम जनरेटर। ये डीप ड्रीम जनरेटर क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके कुछ ड्रीम जनरेटेड जो है पिक्स बनाना ये इसमें होता है। एम्पर म्यूजिक जो होता है वो छोटी छोटी क्लिप्स का या साउंड्स का यूज करके एक म्यूजिक सॉन्ग बनाना या कुछ म्यूजिक की एक फाइल बनाना होता है। चलिए अगली न्यूज देखते हैं। अगली न्यूज है गावी द वैक्सीन अलायंस। ये जो है नियमित टीकाकरण कार्यक्रमों से मनुष्य के लिए रेबीज के टीकों को शामिल करने के लिए इसने अपना समर्थन बढ़ाया है और पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस पे इस पर ध्यान केंद्रित किया है। ये पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस क्या होता है कि जैसे आप संक्रमण की स्थिति में हो या संक्रमित होने की संभावना है, तो उसके बाद आपको एक टाइम पीरियड में आपका जो है ट्रीटमेंट चालू होता है और वो ट्रीटमेंट लिया जाता है जिससे कि आप उस समस्या से या रेबीज होने से बच सकें। जैसे रेबीज होने के बाद आपको टीकाकरण होता है, इंजेक्शन लगते हैं, वही ये पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस कहलाता है। ठीक है, एचआईवी में और कई में ये पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस चलता है। जैसे अगर आपको लगता है कि भाई आप एचआईवी के संक्रमण में या एचआईवी वायरस के प्रभाव में आए हैं, तो उसके 72 घंटे के अंदर आपको ये पोस्ट जो है एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस पीईपी के तहत आपको ट्रीटमेंट दिया जाता है जिससे कि वो संभावना कम हो आपको एचआईवी संक्रमण होने की। अब अगर हम गावी द वैक्सीन अलायंस के बारे में जानें, ये सन 2000 में बनाया गया एक गावी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका काम क्या है, वैश्विक जो वैक्सीन अलायंस है उसको बनाना, और जो सबसे गरीब देश हैं जहाँ पे वैक्सीन की या स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है वहाँ पर बच्चों के लिए नए और कम इस्तेमाल किए जाने वाले टीकों तक सामान पहुँच होना, मतलब सभी के लिए समान रूप से पहुँच। अगर इंडिया में है, अगर यूरोप में है, तो वही अफ्रीका में भी लोगों को मिले। लक्ष्य के साथ सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों को एक साथ लाता है। इसमें क्या है, वो साझाकरण करते हैं सार्वजनिक क्षेत्रों के साथ और निजी क्षेत्रों के साथ। इसमें जो मुख्य भागीदार हैं वो WHO है, यूनिसेफ है, विश्व बैंक है और बिल एंड मलिंडा गेट्स जो है फाउंडेशन, वो भी इसमें शामिल है। जून 2019 में गावी बोर्ड ने एक क्या नई 5 वर्षीय रणनीति बनाई, गावी 5.0। इसमें क्या हुआ, टीकाकरण में जो किसी को भी पीछे ना छोड़ना इसका एक लक्ष्य था और टीकों के न्याय संगत और टिकाऊ उपयोग को बढ़ाकर लोगों के जीवन को बचाना और उनके स्वास्थ्य की रक्षा करना इनका उद्देश्य था।
ये आज की स्पेशल जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। इसका जो PDF है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक है उस पर जाके मिल जाएगा। और साथ ही पिछले जो भी जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर है उसका आपको प्ले लिस्ट भी इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी लिंक। धन्यवाद।